हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। छठा लेक्चर आज चलेगा आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए स्पेशल है। ये रिप्लेसमेंट्स की बिल्कुल फ्री क्लासेस आपकी चल रही हैं। आई होप आपने पिछली क्लासों को अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा और उसमें जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं उन असाइनमेंटों को आपने करने का प्रयास करा होगा। तो ध्यान रखें बच्चों, पिछले असाइनमेंटों को जरूर लिखें, पिछली क्लासों को ध्यानपूर्वक देखें और नोट्सों को अपने अच्छी तरीके से बना लें। जब तक आप नोट्स अपने अच्छी तरीके से नहीं बनाओगे, आपकी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। अपने हाथ से लिखो और नोट्सों को और छोटा कर सको तो और छोटा कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में आपको दिए गए हैं, इससे भी छोटा आप लिख सकते हो और उनको कर भी सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होता है, उनको आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो। चलिए, तो आज का आपका जो लेक्चर है गठबंधन सरकार के विषय में है। ये जो गठबंधन सरकार है उसमें प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। तो आज के टॉपिक में इसको समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। तो आप ध्यान दें कि भाई गठबंधन सरकार के जो संदर्भ में प्रधानमंत्री की स्थिति है वो क्या बनेगी और हमें इसमें क्या क्या पॉइंट लिखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप इस विषय पर ध्यान देना। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे याद होंगी, कैसे हमें पता लगेगा इन चीज़ों का। चलिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100% ही इसको कर पाओ, लेकिन आपकी समझ विस्तृत हो जानी चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखें बच्चों कि कोई भी चीज़ एक बार याद करने से नहीं याद होती है, 2 बार याद करने से भी नहीं याद होगी। ठीक है, आप बार 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 उसको करते रहोगे तो वो आपके टच में फैमिलियर हो जाएगी। इसलिए आपको बार 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 रिवीजन करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि भाई एक बार या 2 बार करने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। ऐसा संभव हो भी जाता है और नहीं भी होता है, लेकिन यदि आप बार बार करोगे तो बहुत अच्छा संभव होगा और अच्छे तरीके से। क्योंकि एग्ज़ाम में एक ही पेपर नहीं होता है, आपके कई टॉपिक के और पेपर होते हैं और वास्ट सिलेबस है काफ़ी। इसी वजह से आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई आपको बार बार रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को आप समझें और कोशिश करें ध्यानपूर्वक समझने की। देखिए, गठबंधन सरकार में क्या होता है कि जो पीएम है भाई, जो जो खुद की सरकार बनेगी, बिना गठबंधन की बनेगी, उसमें सारी पावर पीएम के हाथ में होंगी और जो पीएम मंत्रिपरिषद बनाएगा उस मंत्रिपरिषद के हाथों में होंगी। ठीक है, लेकिन मंत्रिपरिषद के हाथों में होंगी। अब जो गठबंधन सरकार है उसमें क्या होगा भाई, उसमें यह होगा कि जो गठबंधन सरकार है इसकी जो राजनीतिक जो पार्टी है दूसरी वाली, इसके जो मेन नेता हैं और जो पीएम है, इनके बीच में कुछ बातों पर तो विवाद होगा, कुछ बातों पर मतभेद बनेगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आसानी से सहमति होकर के हो जाएंगी। तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम यदि पीएम करता है तो सीधी सी बात है, इसकी बात तो इसके जो अनुमति है उसका भी इनको इंतजार करना होगा। यदि मान कर चलो ये कोई मंत्रिपरिषद ही या मंत्री ही नियुक्त कर रहे हैं तो भी गठबंधन सरकार की सहमति उसमें होगी। ठीक है, अब पदों का निर्माण कर रहे हैं, पदों को दे रहे हैं, कौन से मंत्री को किसको कौन सा पद दे रहे हैं, तब भी गठबंधन सरकार का उसमें पूरा रोल होगा। क्योंकि गठबंधन का मतलब क्या है, गठबंधन का मतलब है सहमति। क्या है, आपसी सहमति। अब सहमति नहीं बनेगी तो भाई सरकार टूट जाएगी तुरंत ही। इसलिए क्या होगा, दोनों को जरूरत है एक दूसरे की। ठीक, और गठबंधन सरकार में यही फायदा भी एक ये होता है कि भाई गठबंधन सरकार में कई प्रकार के आदमी हो गए। मतलब कई 2 पार्टी भी हो सकती हैं, 3 पार्टी भी हो सकती हैं, 4 पार्टी भी हो सकती हैं, मल्टीपल पार्टी होती हैं। वो मल्टीपल पार्टी जो होती हैं वो जनता के लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि वो जनता का जो प्रतिनिधित्व है उसे करने के लिए, उसकी जो बातों को सुनने के लिए उनमें आसानी है। क्यों कि जरूर मान के चलो प्रधानमंत्री की जो एक पार्टी है जो अकेला है वो नहीं सुन पा रही है पार्टी जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षा है जनता की, तो गठबंधन सरकार में दूसरी पार्टी सुनेगी। क्यों सुनेगी कि वो अपना महत्व जमाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जनता के लिए फायदेमंद ये चीज़ हो जाती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये फायदेमंद नहीं है, हमारे देश में फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसमें नुकसान इस बात का होता है कि ये कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए एक दूसरे की सहमति पर निर्भर होते हैं। यदि एक दूसरे की सहमति नहीं बनी तो वो निर्णय संपूर्ण
महत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा अपने को। तो इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है, एक एक पॉइंट को आपको देखना है, ध्यानपूर्वक रटना कुछ नहीं है, समझने का प्रयास करें, अपनी समझ को विस्तृत करें। मेन चीज़ ही समझ को विस्तृत करना है, और ये विस्तृत कब होगी, जब आप बार बार इनको पढ़ोगे और फिर इसके असाइनमेंटों को लिखोगे। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि असाइनमेंट क्लास के लास्ट में आपको दिया जाता है। चलिए देखिए, जब सरकार बनाने हेतु किसी भी राजनीतिक दल को अपेक्षित बहुमत प्राप्त ना हो, कब आती गठबंधन सरकार की स्थिति, कि भाई अपेक्षित जो दल है, जो बहुमत है वो प्राप्त ना हो, जिस बहुमत की जरूरत है वो बहुमत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा भाई, जब सरकार को बहुमत ही नहीं मिलेगा तो उसे जरूरत होगी किसकी, कि जो अन्य जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनसे वो सलाह मशवरा करें और राजनीतिक पार्टी का जो पूरा महत्व है, जो बहुमत का जो पूरा महत्व है, उसको प्राप्त करें। ठीक है, अब इसे प्राप्त करने के लिए वो गठबंधन करती है भाई। ठीक, क्यों गठबंधन करती है, सरकार बनानी है। चलिए कैसे, देखिए, तो सामान्य हितों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो सामान्य हित हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियां मिल जाती हैं भाई, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, दलों के द्वारा सरकार का गठबंधन किया जाता है, जिसे गठबंधन सरकार की संज्ञा दी जाती है। तो ये बात आई होप आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई सरकार का जो गठबंधन है उसको क्या बोलते हैं, कि भाई एक दो या दो से अधिक पार्टियां जुड़ जाती हैं तो उसको गठबंधन सरकार की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे देखें, अतः गठबंधन सरकार की प्रकृति सकारात्मक होती है। ये पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया होगा तो समझिए, जो गठबंधन सरकार है उसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। सकारात्मक मतलब गठबंधन सरकार बनाने का मतलब ही ये होता है कि भाई, सकारात्मक मतलब ये हो गया कि यदि बहुमत पूरा नहीं मिला है तो सरकार बना दी जाए, है ना। तो ये सकारात्मक पहलू हुआ, क्या हुआ, सकारात्मक पहलू हुआ। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में गठबंधन सरकार की प्रकृति नकारात्मक है भाई। एक ये सीधी सी एक बनाई गई, जो ठीक है भाई, सहमति जता करके सरकार तो बननी चाहिए, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, फिर कोई लफड़ा होगा, फिर आगे कोई बातें बनेंगी, इससे बढ़िया है कि एक दूसरे को मिल करके सरकार बना लीजिए। ठीक, क्योंकि देश को सही तरीके से चलाना है। अब क्या हुआ, लेकिन भारत में ये स्थिति उल्टी है। भारत में क्या है, इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। कैसे नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि भारत में कोई भी निर्णय लेने के लिए दूसरी जो पार्टी है वो जरूर नहीं है उस निर्णय पर वो सहमति जता दे। चलो देखें क्या क्या पॉइंट वो हो सकते हैं। देखिए, गठबंधन सरकार अपने आप में राजनीतिक स्थिरता का पर्याय होती है। गठबंधन सरकार अपने आप में क्या होती है, राजनीतिक जो स्थिरता है उसका पर्याय होती है। जबकि भारत में भाई राजनीतिक स्थिरता मतलब वो स्थिर रहेगी, इसका पर्याय है कि स्थिर रहेगी गठबंधन सरकार। अपने आप में एक उसकी डेफिनेशन बनती है कि गठबंधन होने का मतलब ये है कि सहमति बनी रहेगी, दोनों में आपस में शुरू में सहमति बन गई है तो सहमति बनी रहेगी, पूरी सरकार आराम से चल जाएगी। लेकिन भारत में इसका उलट है। उलट क्या है, भारत में गठबंधन सरकार को राजनीतिक अस्थिरता के रूप में देखा जाता है। किसमें, अस्थिरता के रूप में। बाकी पॉजिटिविटी की अकॉर्डिंग क्या है कि भाई स्थिरता देखी जाती है, कि भाई पॉजिटिविटी है क्योंकि वे सरकार बनाना चाहते हैं, सहमति जताना चाह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति दोस्ती निभाना चाह रहे हैं। लेकिन भारत में एक उलट है उसका, क्या है कि अस्थिरता होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, कभी भी सरकार टूट सकती है। अगला पॉइंट देखिए, गठबंधन सरकार का गठन उन राजनीतिक दलों के सामूहिकीकरण, है ना, जो राजनीतिक दल हैं वे सामूहिकरण के द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी विचारधारा मिलती जुलती है। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई जिन सरकारों की, जिन राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा आपस में मिलती जुलती है, अर्थात जो दोस्त आपस में, दोस्त समझ लो आप, कि जो दोस्त आपस में उनकी जो विचारधारा है वो आपस में मिलती जुलती है, तभी दोस्ती आगे चलती है। ठीक है, तभी आगे वो सरकार चल पाएगी, ताकि सरकार या शासन में एक रूपता को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ऐसे शब्दों को आप यूज करने का प्रयास करें, क्योंकि ये शब्द कब यूज होंगे, कब जब आपको लिखने आ जाएंगे तो आप बार बार प्रयास करोगे। ठीक है, तो सरकार की जो विचारधारा है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे कि दोस्ती आगे चल सके और सरकार या शासन में एक रूपता को प्राप्त किया जा सके। परंतु भारत में विपरीत है। क्या विपरीत है भाई, राजनीतिक विचारधाराओं, तो राजनीतिक जो विचारधारा है के आधार पर भी गठबंधन सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर। राजनीतिक विचारधाराओं का मतलब क्या है, उनकी जो विचारधाराएं आपस में जो मिलती जुलती है उनके आधार पर नहीं किया जाता, उनके आधार पर किया जाता है कि बस कैसे सरकार बन जाए, आप आपस में कि आप इतने पद ले लीजिए, आपको हम इतने पद दे देंगे, उनको इतने पद दे देंगे, हम इतने पद रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और उनमें आपस में फिर आगे मतभेद चलता रहता है। गठबंधन सरकार की सफलता हेतु यह आवश्यक है
कि सीमित संख्या हो, सीमित संख्या के राजनीतिक दलों को शामिल करके सरकार का गठबंधन किया जाए। भाई सीमित संख्या होनी चाहिए राजनीतिक दलों की, तो कुछ संभावना हो सकती है। जैसे कि एक पार्टी मिला ली बस, है ना। अब 2 4 6 पार्टी मिलाओगे तो सीधी सी बात है कि भाई परेशानी ज़्यादा बढ़ेंगे आपके सामने। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी बड़ी परेशानी आपके सामने बढ़नी स्टार्ट हो जाती है घर में। ठीक है, चलिए देखिए, सरकार गठन किया जाए, परंतु भारत में कई अवसरों पर यह संख्या अधिक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, कई अवसरों पर क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये बात आप समझ रहे हो, गठबंधन सरकार के विषय में कई चीजें आ जाती हैं कि राजनीतिक जो स्थिरता है उसको प्राप्त करने के लिए ये कार्य किया जाता है, लेकिन भारत में इसका उलट हो जाता है कि भाई अस्थिरता इसमें देखी जाती है। ठीक, अच्छा, विचारधारा सेम होनी चाहिए, लेकिन विचारधारा जो अलग अलग है वो भी पार्टी आपस में मिल जाती है। एक से अधिक संख्या हो जाती है, 2 से अधिक भी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो सीमित संख्या राजनीतिक दलों की जो अधिक हो जाती है, सीमित संख्या नहीं हो पाती है, ज़्यादा भी हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार के गठन में, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार गठन में राष्ट्रीय दलों की भागीदारी अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय जो दलों की भागीदारी है वो कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। परंतु भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अधिक देखने को मिलती है। जो राष्ट्र क्या होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो गठबंधन सरकार में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी भागीदारी अधिक होनी चाहिए, लेकिन भारत में जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी भूमिका अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। आगे देखिए, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा राष्ट्र हित का विश्लेषण क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई जो क्षेत्रीय जो दल है उनकी भूमिका अधिक देखने को मिल जाए, तो क्या होगा, उसमें जो राष्ट्रीय हित का जो विश्लेषण है क्षेत्रीय जो दृष्टिकोण के आधार पर ही फिर किया जाता है भाई। ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो भाई पार्टी जो सरकार है वो टूट जाएगी। इसीलिए जो क्षेत्रीय दल हैं उनका महत्व ज़्यादा हो जाता है, तो उनके आधार पर ही भाई निर्णय लिए जाते हैं फिर, जो कि राष्ट्रीय हितों की परिपूर्ति के लिए बाधा उत्पन्न करती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि फिर जो क्षेत्रीय दल हैं यदि वो उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करवाएंगे तो सीधी सी बात है भाई कि जो राष्ट्रीय हित के लिए जो परिपूर्ति के लिए नियम बनाया जा रहा था उसमें उनकी क्षेत्रीय दलों की भूमिका आ गई, उन्होंने कुछ चेंज करवा दिया। उससे क्या हुआ, जो परिपूर्ति है ठीक राष्ट्रीय हितों की उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। चलिए, गठबंधन सरकार राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है। अब गठबंधन जो सरकार है राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाती है तो श्योर है बिल्कुल, लेकिन क्या होता है भारत में, भारत में इसका उलट है कि गठबंधन सरकार का गठन राजनीतिक बाध्यता का परिणाम है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई होगी कि गठबंधन सरकार दर्शाती तो यह है कि भाई परिपक्वता ज्यादा आएगी क्योंकि निर्णय ज्यादा व्यक्तियों के होंगे। भाई एक व्यक्ति से ज्यादा और दूसरे व्यक्ति भी हैं तो आपस में समझदारी से निर्णय लेंगे, लेकिन भारत में इसका उलट है। भारत में क्या है, बाध्यता है कि भाई ये पहली पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, पहली पार्टी कुछ और कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, आपस में समझौता मिला कि भाई इस चीज को यहाँ समाप्त कर दिया जाए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बाध्यता हो जाती है कि भाई वो मना कर देगी, हम इसको, वो पार्टी मना कर देगी यदि हम कुछ निर्णय अच्छे तरीके से सरकार पब्लिक के पक्ष में लेती है, तो उसमें बाध्यताएं पैदा फिर हो जाती हैं क्योंकि दूसरी पार्टी हो सकता है उसमें कुछ रुकावट पैदा कर दे। अच्छा चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में आप देखिए, अगला पॉइंट है इसमें, एक दलीय सरकार में मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो एक दलीय सरकार है उसमें चयन जो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि गठबंधन सरकार में मंत्रियों का चयन दलों के नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दलों के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा किया जाएगा भाई। एक दलीय सरकार में किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन गठबंधन हो गया तो भाई दोनों सरकार के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो उनका आपस में क्या करेंगे, चयन करेंगे, जो मंत्री हैं। ये आपको शुरू में मैंने बता दिया था। इसके साथ साथ विभागों में जो आवंटन होगा भाई, सीधी सी बात है, जो आवंटन होगा विभागों में, ठीक है, उसको भी दिक्कत होगी, उसमें भी निर्धारण प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है और प्रतिबंधित हो जाती है। प्रधानमंत्री की भूमिका क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है और प्रतिबंधित हो जाती है। कैसे हो जाती है प्रतिबंधित, ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि गठबंधन सरकार क्या करती है भाई, अपने मंत्रियों को नाम देती है कि हमारे मंत्रियों के नाम भी होने चाहिए भाई जब हम तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री अपनी ताकत के अकॉर्डिंग, अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी जो उनकी जो रणनीति है उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य नहीं कर पाता है। चलो आगे देखें। एक दलीय सरकार में मंत्रियों का व्यक्तिगत दायित्व प्रधानमंत्री के प्रति हो जाता है। जो एक दलीय सरकार होती है उसमें क्या होता है, जो मंत्री हैं उनका जो व्यक्तिगत जो प्रारूप है, जो व्यक्तिगत दायित्व है वो प्रधानमंत्री के प्रति ही, आपको बताया गया था कि प्रधानमंत्री के प्रति ही जनता का भी होता है
और व्यक्ति को भी होता है, जो मंत्री हैं उनका भी होता है, जो अन्य जो व्यक्ति हैं, अन्य जो पार्टियां, उनका भी प्रधानमंत्री के प्रति होता है दायित्व। लेकिन गठबंधन सरकार में क्या होगा, गठबंधन सरकार में मंत्रियों का व्यक्तिगत दायित्व संबंधित जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनके नेतृत्व के प्रति होता है, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं उनके प्रति होता है। जिसका परिणाम क्या होगा भाई, जिसका परिणाम ये होगा कि परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री का नियंत्रण मंत्रिपरिषद से हट जाएगा, कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, अधिक सीमित या प्रतिबंधित हो जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पर पूरा अपना वर्चस्व नहीं जमा पाएगा। किसमें, गठबंधन सरकार में। और जो अपनी जो राजनीतिक एक दलीय जो सरकार होगी, उसमें पूरा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अगला पॉइंट देखें, एक दलीय सरकार में एक विपक्ष की भूमिका होती है। जो एक दलीय सरकार है उसमें एक विपक्ष मिलता है। क्या मिलता है, एक विपक्ष मिलता है। बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक ही विपक्ष होगा जब एक दलीय सरकार होगी, तो जो भी सामने है, जितने भी पार्टियां हैं, सभी का विपक्ष एक विपक्ष मान जाता है। लेकिन परंतु गठबंधन सरकार में 3 विपक्षों का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अतः सरकार के लिए तत्परता के आधार पर है बेटा ये, ठीक है, आधार पर निर्णय को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाता है। कि जो जल्दी कोई तत्परता में कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उसको भी क्या है कि प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री का अधिक समय, अब एक बात और देखिए, जो गठबंधन सरकार है इसमें प्रधानमंत्री का जो अधिक समय है, इनके मेलजोल में ही निकल जाता है, इनकी सहमति प्राप्त करने में, है ना, इनके जो सहमति है, कोई भी जो निर्णय लिया गया है उसको प्राप्त करने में ही ज्यादातर समय इनका निकल जाता है। आम सहमति के बीच को, मंत्रियों के बीच आम सहमति को प्राप्त करने पर ही व्यतीत होता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री के द्वारा शासन के जो वास्तविक कार्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने में क्या है, किया जाना संभव नहीं हो पाता है। कि जो मेन जो कार्य हैं, जो प्रधानमंत्री करना चाह रहा है, उनके जो वास्तविक कार्य हैं उनको पर ध्यान केंद्रित करना प्रधानमंत्री पर संभव फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो गठबंधन सरकार के यदि आपसे लाभ हानि कुछ भी चीजें पूछे, डिफरेंट पूछे, एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार, तो आप जवाब आसानी से अब दे सकते हो। आगे देखिए कि गठबंधन सरकार में मंत्रियों का चयन करते समय, अब गठबंधन सरकार मंत्रियों का चयन करते समय राजनीतिक मानकों का विशेष ध्यान दिया जाता है भाई। ठीक है, अब मान चलो मंत्रियों का चयन कर रहा है गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री, तो राजनीतिक मानकों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा भाई, उसके जितने आदमी, जितने शर्तों पर तय हुआ है, उतने के अकॉर्डिंग उनके जो मंत्री हैं उनको भी कुछ पद दिए जाएंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ता है, मंत्रिपरिषद पड़ता है। मंत्रिपरिषद की जो गुणवत्ता है वो सही नहीं हो पाती है, जो गुणवत्ता, जो प्योरिटी वो देना चाहता था प्रधानमंत्री, वो नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई उसको जो दूसरी पार्टी है उसके मंत्रियों को भी पद देने पड़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, गठबंधन सरकार की कार्य प्रणाली भारत में कई अवसरों पर संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है। बिल्कुल करती है भाई। ठीक है भाई, कई अवसर ऐसे आते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जो है उसके जो सिद्धांत हैं उनका भी उल्लंघन कर देती है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो बातों को नहीं मानती है और इससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीजें भी आपके सामने आती हैं। तो गठबंधन सरकार के विषय में आई होप आपके सामने अच्छी समझ आपके दिमाग में आ रही होंगी अब, और आपके दिमाग में ये चीजें भर गई होंगी। तो आपको क्या काम करना है, इनको एक छोटे से पॉइंटों में, जिस छोटे छोटे पॉइंटों में एक चक्कर सा बना के लिख लेना। जैसे यहाँ तो पीएम लिख लिया, ठीक है, पीएम एक दलीय सरकार, और यहाँ गठबंधन सरकार लिख ली। ठीक है, और इसके जितने भी पॉइंट हैं, जो भी चीजें आई हैं, आप इस तरह से छोटे छोटे पॉइंटों में लिखते रहोगे कि गठबंधन सरकार में जो मंत्री हैं, है ना, उनको भी पद ढंग से वो अपनी ताकत के अकॉर्डिंग नहीं दे पाता है। इस तरह की चीजें आप लिखोगे और अपने लिए नोट्स एक छोटा सा बना लोगे, जिससे कि आप इसके विषय में अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, अपनी समझ को विस्तृत करिए। पहले समझ को विस्तृत कब होगी, आपसे बार बार लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये ना सोचे एक दो बार पढ़ने पे ही आपको कुछ हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद नहीं होता है। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि एक ही बार में याद हो जाता है, 2 बार में याद होता है, नहीं, आपको बार बार याद करना होगा। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं है जो बन चुका है जो एक ही बार याद करने के बाद उसने दोबारा याद नहीं करा हो, बार बार याद करा है। 30 बार, 20 बार, 10 बार, जितनी बार आपको हो सके इतनी बार आपको याद करना है। ठीक है, मतलब बार बार पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, फैमिलियर हो जाइए, आपके सामने समझ में चीजें आ जाएंगी, समझ बढ़ जाएगी, तो चीजें ऑटोमेटिक ही आने स्टार्ट हो जाएंगी। चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, संसद के कार्य एवं शक्तियां। ठीक है, संसद के क्या कार्य होते हैं और क्या इसकी शक्तियां होती हैं, ये चीजें आप अब संसद के विषय में देखोगे। चलिए, संसद के कार्यों को
संसद के कार्यों को पूर्णतः सूचीबद्ध किया जाना संभव नहीं होता है। अब संसद के जो कार्य हैं उनको पूर्णतः सूचीबद्ध किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि संसद देश का एक सर्वोच्च संप्रभुत्व निकाय है। ये आपको शुरू में बता दिया गया है कि ऐसे शब्दों को आप यूज करना स्टार्ट करें कि सर्वोच्च एवं संप्रभुत्व निकाय है। क्या है? सर्वोच्च एवं सर्वोच्च संप्रभुत्व जनप्रतिनिधित्व निकाय है। ठीक है, संसद देश का सर्वोच्च जन प्रतिनिधित्व मतलब जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है, और अतः संसद जन अपेक्षाओं का एक प्रतीक है, क्योंकि सारी जो जन अपेक्षाएं किसके किसके लिए होती हैं? संसद के लिए होती हैं, और संसद उन जन अपेक्षाओं को क्या करती है? पूर्ति करने का प्रयास करती है, क्योंकि सारा निर्णय कहाँ होता है? जाकर के संसद में होता है। अब देखिए एक बात, भाई जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, संसद क्या क्या काम करती है? भाई संसद जनता के प्रति क्या होता है? एक सर्वोच्च, पहले बात तो संसद पूरे देश का एक सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय हो गया। ठीक है, जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, जनता की, उन सबको संसद में देखा जाता है। ठीक, और संसद जनता के प्रति क्या होती है? जनता के प्रति ही अहम अपना रोल निभाती है। चलिए आगे क्या चीजें हो सकती हैं? भाई संसद आपका निर्वाचन भी करवाती है। निर्वाचन किस किसका करवाती है? राष्ट्रपति का भी करवाती है, उपराष्ट्रपति का भी करवाती है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी करवाती है। और क्या करती है? भाई महाभियोग भी लगाती है। महाभियोग का मतलब अर्ध न्यायिक निर्णय भी करती है। अर्धन्यायिक निर्णय में आते हैं, क्योंकि जो न्यायिक निर्णय है वो तो सुप्रीम कोर्ट को मिल गई। अर्धन्यायिक का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनको महाभियोग से निकालना। ठीक है, और और आपके जो न्यायाधीश होते हैं उनको उन पर भी महाभियोग लगाना। तो ये अर्धन्यायिक शक्ति के रूप में आ जाती है, ये अर्धन्यायिक शक्ति होगी। चलिए कुछ चीजों को आगे समझते हैं हम। चलिए आगे समझना है हमें, यहाँ तक हमने बता दिया। अब संसद का मौलिक दायित्व क्या है? देश में कानून को निर्माण करना। ठीक है, संसद का ये मौलिक दायित्व है कि देश में कानून का निर्माण करना। और संसद की क्या है? ये विधायी शक्तियां में आती है, क्योंकि ये विधायी शक्तियां है, कानून शक्तियां है। संसद को कानून शक्ति मिली हुई है कि भाई संसद का मौलिक दायित्व ये है कि कानून का निर्माण करना, कानून जो भी बना उसके भाग्य का क्या करना? निर्णय करना कि भाई उसका भाग्य क्या होगा कानून का। संविधान के संशोधन का अधिकार संसद के पास है। किसके? वो कैसे शक्तियां? संविधायी शक्तियां है। 368 के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्या करती है? ये आपका संविधान का संशोधन होता है। संसद के द्वारा बजट को स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, संसद में बजटीय प्रक्रिया संसद के द्वारा लोक वित्त पर नियंत्रण किया जाता है। लोक वित्त पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, संसद के द्वारा सरकार क्या काम करती है? संसद के द्वारा सरकार पर, कार्यपालिका पर और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? सब संसद के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि सारा निर्णय जाकर किस में होगा? संसद में जाके होगा भाई, क्योंकि सारी पार्टी वहां बैठेंगी, सारे जो सांसद हैं, विधायक सांसद है, वो सब बैठेंगे वहां पर। ठीक है, तो वहां पर आपका उनका काम आसानी से वो सॉल्व कर पाते हैं। अगला देखिए, संसद की भूमिका एक निर्वाचक के रूप में। संसद की भूमिका एक निर्वाचक के रूप में होती है, आपको बता चुके हैं कैसे होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाती है। अगला पॉइंट है, संसद के द्वारा अर्ध न्यायिक भूमिका का भी निर्वहन किया जाता है। अब संसद के द्वारा अर्ध न्यायिक जो भूमिका है उसका निर्वहन भी किया जाता है। कैसे क्या है? अर्ध न्यायिक का मतलब आपको बता दिया गया है कि अर्ध न्यायिक किसकी होती है? न्यायिक सुप्रीम कोर्ट की होती है, लेकिन अर्ध न्यायिक किसकी होगी? अर्ध न्यायिक संसद की होगी। कैसे होगी? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति पर है ना महाभियोग लगाना। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है? अर्ध न्यायिक पर आ गई। ठीक, आगे देखिए, संसद मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को प्रदान करती है। संसद मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को प्रदान करती है और कैबिनेट की भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे देखिए, संसद एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्राप्त करने का जरिया है। संसद, ये एवं हटा देना, संसद सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्राप्त करने का एक जरिया है। ठीक है, संसद सामाजिक एवं जो आर्थिक विकास है उसको प्राप्त करने का एक क्या है? जरिया है। अगला पॉइंट है, संसद की भूमिका सूचना के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। क्या रखती है? विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सूचना कौन देगी? संसद ही देगी। टोटल जो सूचना है उसके महत्व में, उसमें क्या विशेष महत्व रखती है कि सूचना वहां से आसानी से मिल जाती है। संसद की भूमिका जन विचार को प्रभावित करने में के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। अब संसद की जो भूमिका है वो क्या करती है? जन विचार, अर्थात जो जनता है उसके विचारों को प्रभावित करती है कि जनता के क्या क्या विचार हैं, वो सारी भी चीजें क्या संसद में पता लग पाती है।
क्योंकि जहाँ का भी सांसद होगा वो अपनी जनता के जो भी वहाँ की परेशानी होंगी, जो भी जैसे बातें होंगी, वो सबको वहाँ संसद में अपने पक्ष में अपनी तरफ से रखता है। ठीक, तो उन बातों पर भी विचार किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो आज आपको जो टॉपिक बताया गया है, इन टॉपिकों को आप ध्यानपूर्वक करोगे। आपको जो टॉपिक बताया गया है कि भाई इन टॉपिकों में संसद के कार्य एवं शक्तियाँ आई हैं, आपका ये आपको बताया गया है। आप इसके विषय में पढ़ने का प्रयास करें, आपको काफ़ी पॉइंट इसमें हमने दिए हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट सबसे पहले क्या बताया था? गठबंधन सरकार बताया था। तो आपका गठबंधन सरकार बताया हमने आज कि गठबंधन सरकार, ठीक है, गठबंधन सरकार के संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूमिका बताई है और आपको संसद के कार्य एवं शक्ति बताई है। संसद के कार्य एवं शक्ति बताई है। तो इन चीज़ों पे आप विचार करोगे और इनको कई बार पढ़ोगे। तो आज के लिए आपकी इतनी ही क्लास काफ़ी है, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रयास करें इनको लिखने का, बार बार लिखें। अब आज के लिए आपका जो असाइनमेंट है वो देखिए। देखो असाइनमेंट जरूर लिखें, ये आपको बताया गया है। असाइनमेंट आप जरूर लिखें और लिखने के बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप इन नोट्सों को पीपीटी ले सकते हो। पीकेडी क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, ठीक है। इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप क्लास की जो पीपीटी है इनको प्राप्त कर सकते हो, जैसा आपको पढ़ाया गया है हूबहू। और असाइनमेंट लिखने के बाद आप वहाँ पर उस पर डाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उस पर डालें और जो भी लिखें आप उस पर डाल दीजिए असाइनमेंट को। तो आज का असाइनमेंट क्या है देखिए। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों को बताते हुए गठबंधन सरकार में इसकी भूमिका एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। ये आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। पहली बात, आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। 10 अंकों का ये क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। आपको समय सीमा कोई तय नहीं की गई है शुरू में, आप कितना ही भी समय लगा सकते हो। तो असाइनमेंट में समझने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार को बताते हुए गठबंधन सरकार में इसकी भूमिका एवं स्थिति की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो विशेष अधिकार आपको पिछली क्लास में बताए गए थे, कुछ वहां से उठाए पॉइंट, कुछ आज की जो गठबंधन सरकार है वहां से उठाएंगे और भूमिका एवं स्थिति की विवेचना करोगे, कहाँ कैसी स्थिति है। आपको बताया गया है कि भाई कहाँ कैसी मंत्रिपरिषद में कैसी स्थिति होती है, गठबंधन सरकार के प्रति कैसी कंडीशन बनती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको बताए गए हैं। तो आप आज लिखोगे, आई होप तो आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। असाइनमेंट भी आपके तोड़ना समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखें और लिखने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीकेडी क्लासेस पर आप डालोगे। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है आपका, ठीक है। आई होप आप घर पर सेफ होगे और सुरक्षित होगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है बच्चों। ओके, बाय।